स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर खोटार में। और आज हम जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी के पहले चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम से संबंधित परिभाषाओं को आसान तरीके से करने वाले हैं। क्या होता है जैव प्रक्रम, इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम को ही जान लेते हैं। छोटी चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवन में होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जो हमारे जीवन में प्रक्रियाएं होती रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, भैया श्वास हम लेते रहते हैं, श्वसन होता रहता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन भी होता रहता है। पोषण, ये सभी क्रियाएं क्या हैं? जैव प्रक्रम की क्रियाएं। वे सभी क्रियाएं जो अपने जीवन में होती रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम की दूसरी परिभाषा को भी जान लेते हैं कि क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी मिलकर, क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो मिलकर क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब होता है जो हमारे रख रखाव करते हैं, यानी जो हमारी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो हमारी रक्षा रख रखाव करते हैं यानी देखभाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब पोषण क्या होता है? इसका दूसरा आता है पोषण। पोषण क्या होता है? जो अपन लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसी को ही पोषण कहते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं जो खाना, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व जैसे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड विटामिन पाई जाती हैं उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। तो भोजन का ही एक घटक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड विटामिन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पोषक तत्व हैं। अब पोषक तत्व के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। पोषण के प्रकार क्या होते हैं, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 सुपोषी, नंबर 2 परपोषी। एंड परपोषी को विषम पोषी के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। परपोषी को विषम पोषी के नाम से भी जानते हैं। तो सुपोषी क्या होता है एंड परपोषी क्या होता है, इसे भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। कुछ हरे पेड़ पौधे, यानी सुपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन, सुई मतलब होता है अपना, सुई माने स्वयं, पोषी माने पोषण ग्रहण कर लें। जो अपना भोजन स्वयं क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। कुछ हरे पेड़ पौधे कामा बैक्टीरिया अकार्बनिक कच्ची सामग्री द्वारा, किसके द्वारा? अकार्बनिक कच्ची सामग्री द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, सुपोषी कहलाते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा आप लिखें कि कुछ हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं, जिन्हें सुपोषी कहते हैं। अब सुपोषी के पश्चात अपना आता है विषमपोषी। अब विषमपोषी क्या होता है? जिस तरीके से सुई मतलब स्वयं बनाते हैं, बट विषम मतलब स्वयं नहीं बना पाते हैं, जैसे परपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं? सुपोषी, विषमपोषी कहलाते हैं या फिर परपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं या फिर परपोषी कहलाते हैं। अब हम समझते हैं पौधों में पोषण किस तरीके से होता है। यानी पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। किसकी द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। एंड प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए हम एक पेड़ का निर्माण करते हैं, पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पेड़ है, बेहतर नहीं बन पाएगा, अरे कुछ भी बन जाए। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पेड़ है, क्या है? पेड़ है। इसमें बहुत सारी पत्तियां भी होंगी,
ये पत्तियाँ, इसमें क्या, पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित भी इसे कहते हैं, पर्णहरित। ठीक। अब यहाँ से सूर्य की कोई प्रकाश की किरण आती है, इस पर गिरती है, इसे कहते हैं सौर ऊर्जा। अब ये यहाँ से क्या करते हैं, जल, क्या करते हैं, जल अपनी जड़ों द्वारा जल खींचते हैं। ठीक। एंड छिद्रों, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, उन छिद्रों द्वारा क्या करते हैं, अपन लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उन्हें क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अब इसमें कितनी चीज़ें हुई, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा एंड क्लोरोफिल। इन चीज़ों द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, इसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। देखो पौधे क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तथा सौर ऊर्जा प्रकाश की किरण हो जाती है की उपस्थिति में, ये चीज़ प्रकाश, क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है, एंड सौर ऊर्जा वहाँ यानी सूर्य की किरण आ जाती है की उपस्थिति हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, छिद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, एंड जल, जड़ों द्वारा क्या, जड़ खींच लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा क्या करते हैं, ग्लूकोज यानी भोजन, ग्लूकोज जो है वो भोजन का पचा हुआ रूप है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी 6 C6H12O6, ये भी आपको याद रखना है इस क्रिया को। अब इस क्रिया को भी समझ लेते हैं। देखो हमारी परिभाषा कहती है कि पौधे क्लोरोफिल तथा सौर ऊर्जा की उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति होती है उसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखो सौर ऊर्जा एंड क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में किस क्या करते हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तो जल द्वारा यानी CO2 द्वारा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O द्वारा क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्लस क्या करते हैं, O2 को छोड़ते हैं, प्लस H2O को छोड़ते हैं। ठीक, यानी जल। अब इसे शुद्ध कर लेते हैं, देखो इसे शुद्ध करने के लिए यहाँ देखो कितने कार्बन हैं, यानी कि यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं, एंड यहाँ पर 12 लगा देते हैं, एंड यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। अब आप कहेंगे ये आपने कहाँ से लगा दिया, यहाँ 6। ये आप कई बार अभ्यास करेंगे, आपको भी याद रहेगा कि किस तरीके से लगाते हैं। ये हमारी क्रिया हो जाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। ये लिखिए, यानी यहाँ पर 6, 12, यहाँ पर 6 लगाना है, यहाँ पर 6 लगाना है। ओके। अब अपन लोग पढ़ते हैं रंध्र के बारे में। देखो रंध्र क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पौधों की पत्तियों में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। मैंने बोला कि पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब रंध्र क्या कार्य करते हैं, यानी रंध्र द्वारा पौधे CO2 को ग्रहण कर लेते हैं, एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। अब पढ़ते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें पाचन का पता होना एंड पाचन तंत्र का पता होना ज़रूरी है। पाचन क्या होता है ये भी तो जानते हैं। पाचन क्या होता है, पाचन का मतलब होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अपन लोग खाना खाते हैं, उस खाना ये जो भोजन पच जाता है यानी सरल टुकड़ों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र कई तंत्र मिलकर क्या करते हैं, कई तंत्र मिलकर भोजन का पाचन करते हैं, जिन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। यानी देखो यहाँ पर तंत्र लग गया, यानी तो कई तंत्र हो गए, कई तंत्र मिलकर भोजन का पाचन करते हैं, जिन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम चलते हैं मनुष्य पाचन तंत्र के पहले पार्ट पर, यानी कहाँ से मनुष्य का पाचन तंत्र शुरू होता है। तो मनुष्य पाचन तंत्र भैया शुरू होता है मुखगुहा से, यानी अपन के मुंह से। अब मुखगुहा में क्या क्या होता है, मुखगुहा में जीभ होता है,
एक जीभ पाई जाती है एंड दांत पाए जाते हैं। वह 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बस इतना काफ़ी है लिखना। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम आप कक्षा हाई स्कूल के लिए ज़रूरी नहीं है, इतना ही काफ़ी होता है, बट हाँ बताए देते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हाई स्कूल के अकॉर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के बारे में भी लिख लेते हैं। अब उसके पश्चात हमारा क्या होता है, भोजन ग्रास नली में आता है। अब ग्रास नली क्या होती है, देखो मुखुआ के पश्चात कुछ इस प्रकार की ये जो नली पाई जाती है, ये वाली, इसे ही कहते हैं ग्रास नली। अब इस ग्रास नली में क्या होता है, इसमें किरमाणुकुचन होता है। क्या होता है, किरमाणुकुचन। ये क्या करता है, ये भोजन को आराम के साथ धीरे 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 पेट में पहुंचा देता है। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया है धड़म से यहाँ गिरा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि किरमाणुकुचन एक संरचना पाई जाती है जो क्या करती है, भोजन को धीरे 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 क्या कर देती है, पेट तक पहुंचा देती है, यानी आमाशय तक पहुंचा देती है। बट ग्रास नली में इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, बल्कि ये क्या करती है, इसमें किरमाणुकुचन होता है जो धीरे 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 भोजन को पेट तक पहुंचा देता है। यही हमने लिखा है। देखो ग्रास नली या 25 सेमी लंबी नली है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। मैंने बोला उसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें भोजन ढकेलने के लिए, यानी धीरे धीरे भोजन को ढकेलने के लिए किरमाणुकुचन होता है। अब उसके पश्चात अपना भोजन कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय, यानी कि पेट में पहुँच जाता है आमाशय। अब आमाशय क्या करता है, आमाशय में 3 प्रकार के, यानी 3 भागों में विभक्त होता है, 1 2 3। ये होता है पहला भाग, ये दूसरा एंड तीसरा भाग होता है। इसे कहते हैं कार्डियक एंड इसे कहते हैं फंडिक एंड इसे कहते हैं पाइलोरिक। इनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या नहीं कार्य हैं, इस चीज़ को समझते हैं। देखो आमाशय 3 भागों में विभाजित होता है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। अब कार्डियक क्या करता है, आमाशय के पहले भाग को कार्डियक कहते हैं। जो आमाशय का पहला भाग होता है उसे कार्डियक कहते हैं। इसमें HCl का निर्माण होता है, यानी HCl का इसमें क्या होता है, निर्माण। इसमें HCl बनता है जो क्या करता है, खतरनाक कीटाणु, जो अपने भोजन में कीटाणु पाए जाते हैं, जो खतरनाक कीटाणु पाए जाते हैं, उन्हें क्या कर देता है, मार देता है। अब उसके पश्चात फंडिक क्या करता है, आमाशय का दूसरा भाग फंडिक, इसमें एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। देखो इसमें एक कांटेनुमा संरचना, इस तरीके से ये कांटेनुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है, जो भूख लगने पर हमारे पेट में चुभने लगती है। कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं, इसे रूजी के नाम से जानते हैं। यह भूख लगने पर हमारे पेट में चुभने लगती है। ये क्या करती है, हमें भूख लगने पर हमारे पेट में चुभने लगती है। उसके पश्चात तीसरा पार्ट आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है, इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसे हम जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें जठर रस निकलता है। इससे क्या होता है, जठर रस निकलता है। ये जठर रस क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसमें जठर रस निकलता है एंड इसमें 2 प्रकार के एंजाइम भी निकलते हैं। अब उसके पश्चात क्या होता है, छोटी आंत। छोटी आंत भी 3 भागों में विभक्त होती है। उसके पश्चात ये जो भोजन पहुंचता है अपनी छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत कुछ ऐसे घूमी घूमी होती है इस तरीके से पेट में, उसमें भोजन पहुंचता है। अब उसके भी 3 प्रकार के, वो भी 3 भागों में विभक्त होती है। उसके पहले भाग को डुओडेनम कहते हैं एंड दूसरे भाग को जेजुनम एंड तीसरे भाग को इलियम कहते हैं। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब डुओडेनम क्या करता है इसे भी समझ लेते हैं एंड जेजुनम क्या करता है इसे भी समझ लेते हैं एंड इलियम क्या करता है इसे भी समझ लेते हैं। देखो डुओडेनम यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। डुओडेनम जो होता है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है। छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं, डुओडेनम कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें भैया किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन के नाम से जानते हैं। ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है,
अग्नाशय को क्या करता है, उत्सर्जित करता है और उसमें से कुछ एंजाइम निकालता है। अग्नाशय को उत्सर्जित करता है, उसमें से एंजाइम निकालता है। वो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का पाचन कर देते हैं। अब शेक्रेटिन क्या करता है, शेक्रेटिन जो है पित्ताशय से पित्त को निकालता है। क्यों निकालता है, क्योंकि भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। एंड छोटी आंत कहती है मैं कभी भी अम्लीय भोजन को पाचन नहीं करूँगा, इसलिए ये क्या करता है, पित्ताशय से पित्त निकाल लेता है। एंड पित्त क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है, जिससे जो भोजन पर मिल जाता है भोजन में, जिससे भोजन क्षारीय होता है। एंड छोटी आंत उसका क्या कर देती है, पाचन कर देती है। उसके बाद जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम या इलियम यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। मध्य भाग होता है या जो भोजन में एंजाइम मिलने की जगह देता है, जो भोजन में क्या करता है, एंजाइम मिलने की जगह दे देता है। एंड पोषक, अब जगह मिल जाती है तो मिल जाते हैं, इससे क्या होता है, पाचन हो जाता है। पाचन हो जाता है तो उसमें पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेता है। जेजुनम पोषक तत्वों की भी अवशोषित कर लेता है। एंड इसका लास्ट भाग आता है इलियम। इलियम क्या करता है, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यानी लास्ट भाग होता है, जो जेजुनम द्वारा, यानी जेजुनम द्वारा क्या होता है, छूटे हुए पोषक तत्वों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जेजुनम जो पोषक तत्वों को छोड़ देता है, नहीं अवशोषित कर पाता है, उसे क्या करता है, इलियम अवशोषित कर लेता है। उसके पश्चात आता है अपना छोटी आंत। अब बड़ी आंत क्या होती है, इसे भी समझते हैं। बड़ी आंत देखो, इसमें पानी अवशोषित कर लेता है। बड़ी आंत जो पानी पीते हैं अपन लोग, उसे अवशोषित कर बचे हुए पदार्थ को, यानी जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ हुआ, उसे क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका मनुष्य पाचन तंत्र समाप्त होता है, पूरी तरीके से पाचन तंत्र क्लियर हो जाता है। अब इसके पश्चात अगली वीडियो में मिलते हैं। फिर यदि हाँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर डिफिनेशन लाऊं एंड आपके लिए आपकी शिक्षा को आसान तरीके से आगे बढ़ा सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।